हेलो फ्रेंड्स, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहां होगी केवल इंग्लिश की बात। आपने अभी तक 20 से 22 वीडियोस देखे हैं, इसमें केवल इंग्लिश स्पोकन चला था और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर के सभी टॉपिक्स, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपसे पूछे जाएंगे। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है टेंसेस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है। बहुत ज़्यादा, जैसे कि हम नाम सुनते हैं टेंस, और टेंस सुनते ही अपना टेंशन स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बचपन से हमने इसको केवल रटा है, सीखा नहीं है। आज मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इसको सिखाने की। बहुत इजी है, आप मेरे साथ में सुनते जाएं इस वीडियो को, और आप एक नोटबुक और एक पेन लेके बैठें, ताकि जो भी चीज़ें आपको नोट डाउन करने के लिए बोलूँ उसको आप नोट डाउन करें, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। आज हम पढ़ेंगे बेसिक से टेंस पढ़ेंगे। हो सकता है अपनी 3 से 4 या 5 क्लासेज में अपना टॉपिक कंप्लीट हो, लेकिन पहले बेसिक से पढ़ेंगे, पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद में अगले जो वीडियोज़ आएंगे उसमें मैं ये भी बताऊँगा आपको कि एग्ज़ाम्स में किस प्रकार से क्वेश्चन किए जाते हैं। हो सकता है आप जो व्यूवर बैठे हैं वो थोड़े एडवांस तैयारी कर रहे हो, तो उनका रिवीजन हो जाएगा, उनका बेसिक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन काफ़ी सारे दोस्त मेरे ऐसे भी हैं जिनका बेसिक अभी क्लियर नहीं है, तो मैं चाहता हूं उनका इसी वीडियो के द्वारा बेसिक भी कंप्लीट हो जाए और वो अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स में स्कोर कर पाए। आज का अपना टॉपिक है टेंस। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट है कि जो भी आज का आपका जो वीडियो रहेगा उसको स्किप नहीं करें, पूरा देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और कुछ भी अगर आपकी समझ में नहीं आए तो आप उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना टॉपिक है टेंस, और एक्चुअली टेंस जिसको हम बोलते हैं टाइम को ही हम टेंस बोलते हैं। टेंस, जैसा कि आप सबको पता है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट, दूसरा है पास्ट और तीसरा है फ्यूचर। 3 प्रकार के टेंस आपके होते हैं, आपको पता है। और इस प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं, जिनको मैं लिख देना चाहता हूं, इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। सिंपल, और दूसरा है कंटिन्यूअस, थर्ड है परफेक्ट, और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तीनों चारों को हम एक बार थोड़ा सा मैं हल्के से आपको समझाने देने की कोशिश करता हूँ। वैसे लगभग इतना नॉलेज सबको होता है कि टाइम को ही टेंस बोलते हैं, और टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और प्रत्येक के सेम नेम होते हैं, जो इनके पार्ट हैं 4 पार्ट्स: सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये सिंपल है जिसमें कि काम होता है, लेकिन इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। और इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, जिसका समय निश्चित नहीं होता। ये होता है कि ये काम प्रेजेंट में है, पास्ट में था या फ्यूचर में होगा, उसको हम बोलते हैं सिंपल। इट मीन्स इंडेफिनिट टेंस। कंटिन्यूअस, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जब भी कोई काम लगातार होगा उसको हम कंटिन्यूअस टेंस में लेंगे। अब अगर प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट में हो रहा था तो उसको बोलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर में हो रहा होगा तो उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। लेकिन इसमें समय की कोई फिक्स नहीं है कि कब से शुरू हो रहा है। प्रेजेंट में शुरू रेगुलर है, पास्ट में रेगुलर था, और फ्यूचर में रेगुलर है, कंटिन्यू है, इसीलिए इसको तीनों टेंसेज में लगातार है कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। परफेक्ट का मतलब होता है जब कोई काम फिनिश हो जाए, जैसे प्रेजेंट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में ही फिनिश हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही फिनिश हो गया, कंप्लीट हो गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर में शुरू होकर फ्यूचर में ही समाप्त हो जाए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। इसका मतलब जब भी कोई काम कंप्लीट होगा उसको हम परफेक्ट टेंस बोलेंगे। अब बात आती है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस टेंस से तो हमें ये पता चला कि ये लगातार है। अब जैसे कंटिन्यूअस प्रेजेंट में तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट में रहा होगा तो पास्ट का, फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर का। लेकिन ये दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। अब आप देखिएगा कि राम जा रहा है, अभी प्रेजेंट में जा रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। वैसे ही कुछ इसमें देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें हमें थोड़ा समय भी साथ में दिया जाएगा। जैसे या तो पीरियड ऑफ टाइम दिया जाएगा और या फिर पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाएगा। या तो किसी समय बिंदु से वो काम स्टार्ट हो रहा होगा और अभी भी जारी है, और या फिर किसी पीरियड ऑफ टाइम में वो काम स्टार्ट होकर अभी भी जारी होगा, जिसमें हम सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं।
अब एक सेंटेंस है राम जा रहा है, इट मीन्स कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस। लेकिन सुबह से राम जा रहा है, इट मीन्स अब इसमें समय भी है, तो इसका मतलब है कि परफेक्ट का कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसी प्रकार से राम खा रहा था, ये पास्ट में जो रेगुलर था उसमें हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। लेकिन 2 दिनों से राम खा रहा था, अब इसमें समय भी साथ में आया, तो इसका मतलब है कि कुछ काम तो उसने फिनिश कर लिया, वो तो हो गया परफेक्ट में, और कुछ उसका रेगुलर चल रहा था, वो रहा कंटिन्यूस टेंस में। इट मीन्स परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उम्मीद है आपको चारों समझ में आगे होंगे। टेंस, टाइम को ही टेंस बोलते हैं। 3 प्रकार के टेंस होते हैं जिनके प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसको इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, और इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है इंडेफिनिट टेंस का अनिश्चित। ये तो हमें पता है कि प्रेजेंट में है तो ठीक है, प्रेजेंट का है, पास्ट में था तो पास्ट का, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर का, बट फिक्स नहीं है कि कब हुआ ये काम। इट मीन्स इसका टाइमिंग वगैरह कुछ भी फिक्स नहीं है। ये लगातार जब काम हो रहा है, प्रेजेंट में तो कंटिन्यूस टेंस का, पास्ट में तो पास्ट का, और फ्यूचर में तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट मीन्स पूरा होना। अगर प्रेजेंट में काम स्टार्ट होकर प्रेजेंट में फिनिश हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट में काम स्टार्ट होकर पास्ट में पूरा हो रहा है, इट मीन्स पास्ट का कंटिन्यूस टेंस। और फ्यूचर में काम स्टार्ट होकर फ्यूचर में पूरा हो रहा है तो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जारी भी होगा, लेकिन किसी समय बिंदु से या किसी समय अवधि से। इसका मतलब है लगातार काम, लेकिन साथ में समय भी आएगा। इस प्रकार से चारों इसके पार्ट्स होते हैं। एक टेंस ऐसा टॉपिक है जो बहुत दिखने में इजी है, लेकिन मोस्ट लोगों की टेंशन होती है। और आप विश्वास मानिए, इस वीडियो में आपकी ये टेंशन मैं एकदम फिनिश करने जा रहा हूँ, ख़त्म करने जा रहा हूँ। आप बस मेरे साथ में बने रहें और इसको आप देखते रहें। अब इसकी जो मेन पार्ट है जिसको हम बोलते हैं वर्ब, क्योंकि वर्ब ऐसी चीज़ होती है जो हर एक टेंस में काम आती है बिना किसी काम के। वर्ब जिसको आप क्रिया बोलते हैं, पहले मैं थोड़ा सा उसी की तरफ आपका ध्यान लेना चाहता हूँ ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। वर्ब जो बहुत ज़्यादा काम आती है, वर्ब्स के बिना कोई काम हो नहीं सकता, कोई टेंस बन नहीं सकता, क्योंकि काम होगा वही किसी न किसी समय पे होगा, तो काम के बिना फिर टेंस नहीं हो सकता। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया। अच्छा जी, क्रिया जिसको हम एक्चुअली इसका नाम और क्या बोल सकते हैं, जो एक्शन डिनोटिंग वर्ड होते हैं, जो एक्शन डिनोटिंग वर्ड होते हैं, जो काम को डिनोट करने वाले जो वर्ड होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। हिंदी में अगर बातचीत करें तो मोस्टली ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में ना वर्ड आता है वही क्रिया होती है। जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, इस प्रकार के जो वर्ड होते हैं मोस्टली के लास्ट में ना आता है वही क्रिया होती है। हिंदी के वर्ड्स हैं तो उनको आप मोस्टली के लास्ट में जब ना आए तो वो भी वर्ब होती हैं। ठीक है। थर्ड है वर्ब, जिसको अगर हम बातचीत करें तो ये 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक होता है मेन वर्ब और एक होता है एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी, और ये फिर इसको आप बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। एक्चुअली एक्सिलरी का सेंस भी हेल्पिंग ही होता है। हेल्पिंग मतलब सहायक होता है और हेल्पिंग मीन्स भी सहायक होता है। आप बातचीत करें कैसे बोल सकते हैं, हम एग्जाम देने जा रहे हैं, हम किसी भी एग्जाम में जाते हैं, हम 2 पेन लेके के जाते हैं, पता नहीं कोई एक पेन अटक जाए, रुक जाए, गेट स्टिक हो जाए, वो वर्क करना बंद कर दे, तो हम क्या करते हैं दूसरा पेन काम में लेते हैं। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता। इट मीन्स जिस पेन से हम काम कर रहे हो मुख्य पेन है, और जो साथ में पेन हम लेके गए हैं वो एक्सिलरी पेन है, जो जब ये बंद हो जाएगा तब वो काम आएगा। इट मीन्स इसको हम एक्सिलरी बोलें, चाहे हेल्पिंग वर्ब, एक ही बात होती है। अब अगर हेल्पिंग वर्ब की बातचीत करें, मेन वर्ब तो काफ़ी सारे होते हैं जो भी हम बातचीत करेंगे, बट एक्सिलरी वर्ब की बातचीत करें, बहुत गौर से सुनिएगा। देयर आर 24 काइंड्स ऑफ एक्सिलरी वर्ब और यू कैन से हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब 24 प्रकार की होती हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। हेल्पिंग वर्ब 24 प्रकार की होती हैं, जिनको हम 4 ग्रुप में बांट लेते हैं। देयर आर 24 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड वी कैन डिवाइड देम इन 4 ग्रुप्स। फर्स्ट हैं डू, बहुत गौर से सुनिएगा, अभी आपको लर्न होती जाएगी बैक टू बैक। डू, दूसरा है हैज़, थर्ड है बी और फोर्थ है मॉडल्स। डू की बातचीत करें तो डू ग्रुप में आते हैं डू, डज एंड डिड। हैज की बात करें तो हैज में आते हैं हैज, हैव एंड हैड। बी की बात करें तो इसमें आते हैं इज, एम
आर, वॉज, वर। और मॉडल्स की बात करें तो देयर आर 13 काइंड्स ऑफ मॉडल, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, यूज्ड टू, डे नॉट, नीड नॉट। ये सभी मॉडल्स भी एक्सिलरी वर्ब्स में ही आती है। एक्चुअली आपने कई बार देखा होगा जहां हम मॉडल्स का टॉपिक देखते हैं उससे पहले आती है एक्सिलरी वर्ब्स, और एक्सिलरी एक्चुअली मॉडल्स को ही बोला जाता है। अब दोबारा देखते हैं एक्सिलरी वर्ब और यू कैन से हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब का नाम लेते अपने दिमाग में आना चाहिए। देयर आर 24 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब। मैं फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि जब प्रत्येक टेंस जो 3 होते हैं, 3 टेंस होते हैं और प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं, इट मीन्स दे आर 12 काइंड्स ऑफ टेंसेस, 12 टोटल टेंस हो गए। लेकिन एक्चुअली एग्जाम्स में ये 12 के बारे नहीं आते। इनमें से लगभग 5 या 6 ही टेंस ऐसे हैं जिनमें से मोस्टली क्वेश्चंस आज तक किसी भी एग्जाम में पूछे गए, और हम ये पूरे 12 के बारे नहीं पढ़ेंगे। अभी तो थोड़ा बहुत ये सबका जो वर्बल है वो थोड़ा थोड़ा नॉलेज सबका लेंगे, लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको 5 से 6 टेंस ऐसे पढ़ाऊंगा जिनमें से मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पुटअप किए जाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होती हैं 24 प्रकार की, जिनको हम 4 ग्रुप में बांटते हैं, डू, हैज, बी, मॉडल्स। दोबारा बोलेंगे, देयर आर 24 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब एंड वी कैन डिवाइड देम इन 4 ग्रुप्स, डू, हैज, बी, मॉडल्स। डू, हैज, बी, मॉडल्स। डू में आते हैं डू, डज, डिड। हैज में आते हैं हैज, हैव, हैड, और बी में आएंगे इज, एम, आर एंड वॉज, वर। और उसके बाद में आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स आपको पता है 13 काइंड्स ऑफ होती है, 13 प्रकार की होती हैं। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, यूज्ड टू, डे नॉट, नीड नॉट। इस प्रकार से 13 प्रकार की हम बातचीत करें 3 + 3 + 5 और +13 और टोटल बातचीत करें तो 24 काइंड्स ऑफ होती हैं। ये बात सबके समझ में आ गई होगी। अब बातचीत करते हैं। आपने अगर इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार। ओके, अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, आगे चलते हैं। मेन वर्ब्स। मेन वर्ब की बातचीत करें तो एक्चुअली ये मेजर तो 3 ही प्रकार की होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बट मेजरली तो 3 होती है, लेकिन एक्चुअली ये क्या होती है 5 प्रकार की होती हैं, फोर्थ फॉर्म और ये फिफ्थ फॉर्म। ऐसे करके किसी भी मेन वर्ब की 5 फॉर्म हो सकती है। मेनली तो 3 ही होती है, लेकिन अगर हम बातचीत करें टोटल तो 5 होती हैं। इसको प्रेजेंट की बोल सकते हैं, प्रेजेंट वर्ब बोल सकते हैं, तो इसको हम पास्ट बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं पार्टिसिपल। ये दोनों पार्टिसिपल हैं, ये पास्ट का पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल, और ये जो है ये है प्रेजेंट का पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये होती हैं जिसको आप बोल सकते हैं प्रेजेंट की ही वर्ब होती है, लेकिन ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, इट मीन्स सिंगुलर वर्ब होती है। अब बातचीत करें कि सर ये तो समझ में आ रहा है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म ये वर्ब की हो गई। इसका नाम भी ठीक है, प्रेजेंट का है, ये पास्ट का पार्टिसिपल प्रेजेंट का, पास्ट का समझ में आता है। जो थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म, जिसको आप इंग भी बोलते हैं, इंग वाली फॉर्म भी यही होती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। और उसके बाद में आती है फिफ्थ फॉर्म जो प्रेजेंट की होती है। तो प्रेजेंट की 2 कैसे हो सकती है? एक्चुअली अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने आपको आराम से क्लियर कर दिया था कि सब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने जा रहा है, उसका एक रूल है कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होगा तो वर्ब भी आपकी प्लूरल होगी। अब आपको मैंने ये भी बता दिया था कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जो पैदाइशी प्लूरल होती है।
तो जब भी सब्जेक्ट प्लूरल हो तब तो आप यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म का। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि दोनों ही प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही यूज की जाती हैं। तो अगर उसमें सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप यूज करेंगे इसमें फर्स्ट फॉर्म का, जो पैदाइशी प्लूरल थी। लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस लगा देंगे, इट मीन्स फिफ्थ फॉर्म लगा देंगे, और इसी को हम बोलते हैं फिफ्थ फॉर्म, जो प्रेजेंट की होती है। दोनों फर्स्ट एंड फिफ्थ दोनों प्रेजेंट की होती हैं, लेकिन डिफरेंस दोनों में ये है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगानी है। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम एस और एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, और जैसे हम इसमें एस और एस लगा देते हैं ये सिंगुलर बन जाती है। जैसे प्ले प्लेज, जैसे प्ले एंड प्लेज, गो तो गोज। ये जब भी हम इसमें एस और एस लगाते हैं, ये जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है प्लूरल होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। और जैसे हम इसको सिंगुलर बनाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तब ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाती है। तो क्या सर जब भी हम किसी भी चीज़ में एस और एस लगाएं तो क्या वो सिंगुलर हो जाता है? नहीं। एक बात आप नोट करके आराम से अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा इस चीज़ को, जहाँ आपको अच्छी जगह लगे वहाँ लिखें इस चीज़ को, कि अगर वर्ब में हम एस और ई एस लगाते हैं तो वो बन जाती है सिंगुलर, और अगर किसी नाउन में यही हम एस और ई एस ऐड करते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल। इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से दिमाग में डाल सकते हैं, किसी ऐसी जगह लिख सकते हैं जहां आप इसको बार बार देखें। दोबारा सुनिएगा, किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो पैदाइशी प्लूरल थी उसमें एस और एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर बन जाती हैं, और अगर जिसको जे साउंड के रूप में प्रोड्यूस करते हैं हम, और यदि किसी नाउन में हम एस और एस ऐड कर दें तो वो प्लूरल बन जाता है। ये वर्ब का जो था एस और एस वाला मैंने बता दिया, लेकिन जरा गौर कीजिएगा, बी ओ एक्स बॉक्स एंड बी ओ एक्स ई एस बॉक्सेस प्लूरल, बॉय सिंगुलर बॉयज प्लूरल, गर्ल सिंगुलर गर्ल्स प्लूरल। तो अगर किसी वर्ब में ऐसे एस लगाएंगे वो सिंगुलर बनेगी, और किसी नाउन में अगर हम एस और एस लगा दें तो वो प्लूरल बन जाएगी। उम्मीद है ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप एक बार छोटा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूँ। ओके, अब इसको इरेज कर देते हैं और वापस से अपने टेंस पे आते हैं। टेंस का फर्स्ट पार्ट है प्रेजेंट, सिंपल, प्रेजेंट सिंपल। एक्चुअली अगर इसकी हिंदी में बातचीत करें तो इसकी पहचान होती है ता। वैसे एक्चुअली मैं कभी ता है ती है ते है बताया नहीं करता हूँ, इसको फीलिंग करने का होता है। लेकिन फिर भी अगर आपका बेसिक चल रहा है, कुछ ऐसे व्यूअर हो सकते हैं जिनका बिल्कुल बेसिक है, उन्हीं के लिए है ता है, ती है, ते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये वो वर्ड हैं, ता हूँ, ती हूँ, ते हूँ, वो वर्ड हैं जो हिंदी में आप इसको समझ जाया करते हैं। इट मीन्स जो प्रेजेंट में काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सिंपल। जैसे डेली रूटीन में है, काफ़ी सारे इसके मोस्ट जो रूल्स हैं वो भी बाद में आएंगे दूसरे तीसरे वीडियो में, लेकिन फिलहाल बेसिक चलो आप इसको आराम से समझने की कोशिश करें, पूरे टेंसेज आपके क्लियर होंगे और टेंस का जितना भी डर है आपका रिमूव हो जाएगा। अब बातचीत करते हैं इस पे, इसका जो है अफर्मेटिव सेंटेंस,
क्योंकि किसी भी टेंस में 4 सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट सिंपल है उसके भी 4 होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, सभी के 4 पार्ट और होता है। हम एक एक 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं, बहुत ईजी वे में समझ में आएगा। पहले हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। किसी भी हिंदी से इंग्लिश बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है टेंस का, वो एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वर्ब होती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ये अपना किसी भी एक जो आपका वाक्य है, आपका सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर होता है। तो क्या इसका भी ऐसे होगा? जी हाँ, इसमें होगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आपका होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हो सकता है फिफ्थ फॉर्म भी हो, क्योंकि मैंने बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में फिफ्थ फॉर्म का यूज़ भी किया जाता है। और उसके बाद में होगा ऑब्जेक्ट। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब हमें ये देखना है कि कब फर्स्ट फॉर्म आती है, कब हमें किसका यूज़ करना है, फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है। तो जब सब्जेक्ट्स प्लूरल होंगे, अच्छा प्लूरल कौन कौन से होते हैं? आई, यू, वी, दे और जो भी प्लूरल नाउन होंगी वो, इट मीन्स इनके साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। और जो सिंगुलर अपने सब्जेक्ट हैं उनके साथ में आपको यूज़ करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से होते हैं? ही, शी, इट और कोई भी जिसको आप बोल सकते हैं प्रॉपर नाउन, और ये फिर सिंगल नेम, सिंगल रिलेशन, लाइक ही, शी, इट। ये प्रोनाउन है, कोई लड़का है तो ही, कोई मैस्कुलिन जेंडर है तो ही, कोई फेमिनिन जेंडर है तो सी, न्यूट्रल है तो इट। और प्रोनाउन जो प्रॉपर नाउन होती है, राम, मोहन, गीता, गोपाल, या फिर माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, ये सभी जो सिंगल नेम, सिंगल रिलेशन होते हैं, इसमें आप यूज़ करेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का। इट मीन्स इनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगाना है। उम्मीद है यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। कई बार बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि सर ये आई जो है ये प्लूरल कैसे हो सकता है? आई तो हम सिंगुलर हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये एक अपवाद है। आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है केवल एक जगह छोड़कर, वो होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में केवल आई को सिंगुलर माना जाता है और इसके साथ में वोज का प्रयोग किया जाता है। बहुत गौर से सुनिएगा, आई हर जगह प्लूरल आपको मिलेगा, एक एक्सेप्शन है केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जहां आई के साथ में वोज का यूज किया जाता है। उम्मीद है यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम सेंटेंस। पहला है राम प्ले अ मैच। सेकंड है सीता गोज टू जयपुर। थर्ड है आई टेक अ रिस्क। अब आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट सेंटेंस को आप दोबारा से देखेंगे, क्या मेरा सेंटेंस सही है? नहीं सर, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपने अभी अभी बताया कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिफ्थ फॉर्म का यूज़ करना है। इट मीन्स इसमें आपको एस और एस ऐड करना है। और मुझे पता जब मैं राइट कर रहा था तभी आपके दिमाग में आया था कि सर यहाँ प्ले नहीं प्लेस होना चाहिए, और मैंने भी इसीलिए इसको प्ले लिखा था कि आप इसमें पूरा आपका ध्यान अटेंशन यहीं पर रहे। दिस इज करेक्ट सेंटेंस, ये रहा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब फिफ्थ फॉर्म और उसके बाद में जो भी अदर वर्ड्स हैं। आई प्लूरल हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो पैदाइश से प्लूरल थी, और ये रहा ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं छोटा सा रिवीजन इसमें डाल देता हूँ कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो पहचान है, रिकॉग्नाइजेशन है हिंदी में, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, सभी इसमें आते हैं। आप इसको फील करें, जो प्रेजेंट टेंस में काम होते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस के होते हैं। उसके बाद में है अफर्मेटिव सेंटेंस। बेसिकली किसी भी वाक्य के स्ट्रक्चर का जो स्ट्रक्चर होता है वाक्य, वो सब्जेक्ट होती है, वर्ब होती है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। अपने इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसकी या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ करनी है? जब प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे। और फिफ्थ फॉर्म कब करनी है? जब सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे। इट मीन्स जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो पैदाइश से प्लूरल थी उसको सिंगुलर बनाने के लिए हम एस और एस लगाते हैं और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। क्वेश्चन ये था आई हमेशा प्लूरल होता है केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़कर, जहां इसको सिंगुलर में माना जाता है और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। एग्जाम्पल आपने देखे सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फिफ्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। सीधी बात आपकी यही है
कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप सब्जेक्ट लिखें, वर्ब लिखें, मेन वर्ब लिखें, ऑब्जेक्ट लिख दें। अब डिसाइड आपको ये करना है कि जो आपने वर्ब लिखी है, एक्चुअली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है आपने, जो पैदाइशी प्लूरल थी। अब आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इसमें ऐसे ही एस लगा दें, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो एज इट इज इसको रहने दें। समझ में आ गया होगा कि अगर वर्ब की आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसको भी आप सिंगुलर बना सकते हैं एस और एस लगाकर, जो ऑटोमेटिकली जैसे आप एस और एस ऐड करेंगे वो प्रेजेंट की क्या फिफ्थ फॉर्म, जो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है वो बन जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आगे बढ़े हम। ओके, चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव की बातचीत आते अपने दिमाग में एक बात तो आ गई कि हमें नोट भी लगाना है। नेगेटिव का नाम लेते अपने दिमाग में बात आ गई कि हमें नोट भी लगाना है, नोट भी लगाना है। बट क्वेश्चन ये है कि नोट लगाए कहाँ, और नोट की बातचीत करें तो विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी नोट आता नहीं। इट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की भी जरूरत पड़ने वाली है। सीधा वही स्ट्रक्चर आपने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद में आने वाली है कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब। और जैसा कि नोट लगाने का स्थान है, हम काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं कि तीसरे नंबर पे हमें हमेशा नोट लगाना है। 1 2 3, तो हमें जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट लगाना है, क्योंकि तीसरा स्थान यहीं पे है। उसके बाद में आप लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये आपका रहा स्ट्रक्चर नेगेटिव का। अब बातचीत आती है कि सर इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं डू एंड डज। क्वेश्चन ये आता है कि सर जैसे आपने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि जब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो हम प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होती है तो हम क्या कर देते हैं, उसमें एस और एस लगा देते हैं। बट क्या यहाँ भी ऐसा ही है? देखो, जब भी एक तो आप ये सुन लें कि केवल पूरे टेंसेज में दो ही टेंस ऐसे होते हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, जहां किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती। दोबारा सुनेंगे, पूरे टेंसेज में प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव और पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसा है जहां किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट मेन वर्ब लिखते हैं। लेकिन उसके नेगेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, फिर हर एक जगह हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। बट ये कैसे डिफाइन करें कि किसके साथ में हमें डू लगाना, किसके साथ में डज। तो मैं केवल 1 ही मिनट आपके लेना चाहता हूँ, इसी 1 मिनट में मैं हर एक टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उनका कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा। कन्फ्यूजन कौन कौन से में होने वाला है? डू डज में होने वाला है, इज एम आर में होने वाला है, वॉज वर में होने वाला है, हैज़ हैव में होने वाला है। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस फिफ्थ फॉर्म का तो कन्फ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। तो जिन जिन वर्ब्स के लास्ट में ज आ रहा है वो सिंगुलर के साथ में लगानी। आप अपने दिमाग में एक बार डाल दें, जिन जिन के साथ, जिन जिन हेल्पिंग वर्ब्स के लास्ट में ज आ रहा है वही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगानी है। लाइक डज, इज, वॉज, हैज, ये सभी आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैं और बाकी प्लूरल है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा। जैसे मैं अगर पूरा सेंटेंस लिखूं, माय फादर, आप थोड़ा प्लेस डाल दें, नॉट प्ले अ मैच। अभी हमारा बेसिक चल रहा है, आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आगे वाले रूल्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। आप करेक्ट फॉर्म दो वर्ब्स को बहुत इजी वे में भर पाएंगे। अब आपको पता है कि यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है तो मुझे डज डू में से कौन सा भरना है? जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसमें जे वाली वर्ब भरनी है। लेकिन अगर मैं यही लिख दूँ आई, तो आई को पता है आपका कि प्लूरल है, तो आई डू नॉट मेक ए नॉइस। समझ में आ गया होगा। द टीचर डज नॉट टीच हिंदी। समझ में आ रहा होगा कि जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा आपको जे वाली वर्ब लगानी है, और जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आएगा आपको विदाउट जे वाली वर्ब लगानी है। उम्मीद है ये नेगेटिव सेंटेंस भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोबारा देखेंगे, जब भी नेगेटिव सेंटेंस आएगा आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, क्योंकि केवल प्रेजेंट सिंपल
का अफर्मेटिव और पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें किसी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, बाकी यहाँ जरूर जरूरत पड़ती है हेल्पिंग वर्ब की। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब अपने डज एंड डू होती है। जो इनका डिफरेंस है वो आप आराम से कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नेम, सिंगल रिलेशन, उनके साथ में जे वाली वर्ब लगानी है और रेस्ट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स विल फॉलोड बाय डू। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब लेते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव इट्स टू इजी। प्रश्नवाचक अभी दो प्रकार से हो सकते हैं कि या तो इनके शुरुआत में क्या होगा और या फिर बीच में कोई डबल एच वर्ड होगा। क्या आप खाना खाएंगे? जब भी क्या वाक्य शुरू में हो तो उसकी कोई इंग्लिश नहीं बनाते, आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आना है। इसका मतलब है सबसे पहले डू एंड डज को लेके आना है, उसके बाद में आपको सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट डालना है। अगर क्या शब्द पहले आ रहा है तो, लेकिन किसी भी अगर सेंटेंस में जो इंटरोगेटिव हो और उसके बीच में क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे है तो उसको सबसे पहले लेके आना है। इट मीन्स डब्ल्यू एच वर्ड को पहले लेके आना और फिर सेम स्ट्रक्चर आप डालते जाएंगे। अब देखेंगे डज मोहन गो टू जयपुर, क्वेश्चन मार्क, वेयर डज मोहन गो, मोहन कहाँ जाता है और क्या मोहन जाता है। क्या मोहन जाता है, क्या पहले आया तो उसकी क्या की कोई स्पेलिंग नहीं बनाने, डायरेक्ट इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आएँ, ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। और अगर इसका आपको नेगेटिव लेना है तो वही काम आप रखेंगे, तीसरे नंबर पे आपको इसका नोट लगाना है, ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जैसे क्या मोहन जयपुर नहीं जाता है तो आप लिखेंगे डज मोहन नॉट गो टू जयपुर। जब भी आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना हो आप इसकी एक दूसरे तरीके से लिख सकते हैं डजंट। जब आप शॉर्ट फॉर्म लिखें डजंट मोहन गो, मतलब नॉट हर बार ये जरूरी नहीं कि तीसरे नंबर पे आए, डजंट पहले भी आ सकता है सब्जेक्ट से। अगर आप इसको कंबाइन करके लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट को, कई बार हमने सुना है कि नोट सब्जेक्ट से पहले नहीं आ सकता है जब आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट को जॉइंट करके लिख दें, कंबाइन करके लिखें, तब डजंट मोहन गो टू जयपुर ऐसा भी हो सकता है। उम्मीद है प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तीनों के चार पार्ट होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मैंने ये बता दिया कौन सा होता है। उसके बाद में हमने ये देखा कि वर्ब जो होती हैं या तो जिनको हम एक्शन डिनोटिंग वर्ड बोलते हैं या फिर जिसके लास्ट में ना वर्ड आता है, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना। वर्ब दो प्रकार की होती है, एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब या एक्सिलरी वर्ब, जो 24 प्रकार की होती है, जिनको हम 4 ग्रुप में बांट सकते हैं। डू, हैज़, बी, मॉडल्स। आप मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करें। डू ग्रुप में आते हैं डू, डज, डिड। हैज़ ग्रुप में आती है हैज़, हैव, हैड। बी ग्रुप में आती है इज, एम, आर, वॉज, वर। मॉडल्स आपको पता है 13 प्रकार की होती हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट, टू, यूज्ड टू, डे, नॉट, नीड नॉट। इस प्रकार से 24 काइंड्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स होती थी। मेन वर्ब की बात करें तो 5 होती थी, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिर जो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगाते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ को हम इंग वाली वर्ब भी बोलते हैं। अब पहली और पांचवी में जो कन्फ्यूजन था ये था कि वो भी फर्स्ट प्रेजेंट की फॉर्म थी, वो भी प्रेजेंट की फॉर्म थी, लेकिन दोनों हालांकि प्रेजेंट में ही आती हैं, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिफ्थ फॉर्म आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पैदाई से प्लूरल होती है, तो सिंगुलर साथ में प्लूरल वर्ब हम लगा नहीं सकते हैं। इसलिए वर्ब की जब भी प्लूरल सब्जेक्ट आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट आए तो उसमें फिफ्थ फॉर्म लगाते हैं। इतनी बातचीत आपके समझ में आ गई थी। उसके बाद में अपना आइए इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस। दोबारा गौर से सुनिएगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें कभी किसी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि किसी भी मेन वर्ब में अगर हम एस लगाते हैं वो सिंगुलर बन जाती है, और किसी भी नाउन में जब हम एस लगाते हैं वो प्लूरल बन जाती है। उसके अलावा जब बातचीत आई
कि उन दोनों टेंसेस को छोड़कर बाकी जितने भी टेंस थे उन सभी में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में जब हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया गया तो डज और डू आया। जब इनमें कन्फ्यूजन रहा तो किसी भी कन्फ्यूजन को हमें अपने पास में नहीं रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वो हेल्पिंग वर्ब आएंगी जिनके साथ में जे साउंड आता है। बहुत गौर से सुनिएगा, एक साथ कन्फ्यूजन क्लियर। और जो प्लूरल है उनके साथ में जे साउंड नहीं आना है। आपने देखा नोट तीसरे नंबर पे आप लगाएं, नॉर्मल सी बातचीत है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। आपने देखा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है डज, प्लूरल है तो आपने डू का कन्फ्यूजन, सॉरी आई का कन्फ्यूजन ये था कि सर क्या प्लूरल है। एक्चुअली दिस इज एक्सेप्शन, ये एक अपवाद है, लेकिन ये केवल पास्ट कंटिन्यूस टेंस में सिंगुलर माना जाता है जिसमें वॉज का इसके साथ में यूज कर लिया जाता है। इंटरोगेटिव की बातचीत करें तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आएंगे, और अगर डब्ल्यूएच वर्ड है तो पहले डब्ल्यूएच वर्ड, उसके बाद में अपना स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव की बातचीत करें तो आप हमेशा तीसरे नंबर पे लिखेंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद में नोट। क्या सब्जेक्ट से पहले नोट नहीं आ सकता? यस ऑफ कोर्स आ सकता है। अगर आप सब्जेक्ट जो आपकी हेल्पिंग वर्ब उसके साथ में नोट लगा दे कंबाइन करके, डजंट है, डोंट है, वोजंट है, वरंट है, इस प्रकार से आप सब्जेक्ट से पहले भी नोट को लगा सकते हैं। उम्मीद है प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार की वीडियोस आपको आगे मिलेंगे। पहले हम टेंस का बेसिक देखेंगे बहुत अच्छे से, उसके बाद में हो सकता है एक वीडियो ज़्यादा हो जाए, नो मैटर, लेकिन आपके टेंस की जो टेंशन है उसको मैं एकदम फिनिश करके ही छोड़ूंगा। आप डरे नहीं, 12 टेंस हैं, लेकिन एक्चुअली 5 या 6 टेंस ऐसे हैं जिनमें से मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम पहले पूरे टेंस पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और एक भी क्वेश्चन अब की बार किसी भी एग्जाम में जाने नहीं देंगे। अगर आपका साथ ऐसा बना रहा तो मैं इससे भी अच्छे वीडियोस आपको दूंगा, और भी अच्छा नॉलेज। अगर आपको इसमें कोई मिस्टेक लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, अगले ही वीडियो में उसको सही कर सकते हैं। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में आए तो भी आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।